नमस्कार। हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में फेरी लगाने वाले को कुछ देर सुस्ताने के लिए आश्रय देता था, परंतु अब उसकी ज़रूरत किसी को न थी। पतझड़ तो हर साल आता था, परंतु इस पेड़ पर ठहर गया था। यहाँ खिड़की पर खड़े होकर क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, सामने वाले पेड़ की स्थिति और अपनी स्थिति की तुलना कर रही थी। क्या माँ? अच्छा चलो लेट जाओ, थोड़ी देर थक गई होगी। नहीं, देख सूख गया है बिल्कुल। अब आप क्या माँ? हाँ, भैया ने उसे काटने को बोल दिया है। आखिर हमारी ही ज़मीन है, वो भी कुछ लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आ जाएगी और कुछ को बेच के देके। आखिर एक काम कर माधवी, अपने भैया को बोल कुछ लकड़ी संभाल कर अलग रख ले। क्यों भला? प्रभा जी ने कभी भी दोनों बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखी। छुट्टियों में माधवी तथा विवेक दोनों ही अपने बच्चों के साथ आते, अच्छा समय बिताते और फिर वापस चले जाते। यह व्यवस्था सभी को ठीक लगी थी। कई रिश्तेदार नासिक में घर के पास ही रहते थे। प्रभा जी की देखभाल के यमुना और उसका बेटा उनके साथ ही रहते थे। एक कमरा दोनों माँ बेटे को दिया गया हुआ था। उसके शांत जीवन में हलचल तब शुरू हुई जब विवेक ने अपना तबादला मुंबई से नासिक करा लिया। शुरुआत में प्रभा जी बड़ी खुश हुई। आखिर बेटा बहू पोता पोती के साथ रहने की खुशी किसे नहीं होगी। आसपास पड़ोस के लोगों ने भी विवेक के इस मातृभूमि प्रेम के भूरी भूरी प्रशंसा की। विवेक और उसकी पत्नी मोना दोनों ही उनका बहुत ध्यान रखने लगे थे, पहले से कहीं ज़्यादा। प्रभा जी अपने पुत्र में आए इस बदलाव से बहुत खुश थी, परंतु प्रभा जी की खुशी को पहला धक्का यमुना ने लगाया था। इतने सालों में साथ रहते हुए यमुना काफ़ी मोह लगी हो गई थी। अम्मा जी, मोना बहू और विवेक भैया तो काफ़ी बदल गए हैं, बुरा न मानना, पर बड़े बूढ़े कह गए हैं। ज़्यादा शहद जहाँ अचानक आ जाता है वहाँ चिटिया भी जरूर आती है। कहीं कुछ मतलब तो। चुप कर, मुझे खुश देखकर जल रही है क्या तू? यमुना को तो प्रभा जी ने चुप करा दिया, परंतु उनके सोए के मन में संदेह के बादल घुमड़ चुके थे। न जानते हुए भी शक का बीज पनप चुका था। सच्चाई सामने आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा था। विवेक ने अपने दोनों बच्चों नमन और रिया का दाखिला नासिक के ही एक अच्छे स्कूल में करा लिया। नमन तो नियमित रूप से स्कूल जाता, परंतु रिया महीने में 1 अथवा 2 दिन के लिए ही स्कूल जाया करती थी। पता नहीं कौन सी बीमारी उसे अक्सर हो जाया करती थी। दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। कई बार प्रभा जी ने पूछना चाहा भी तो मोना उन्हें टाल देती थी, परंतु उस शाम वे टाल न सकी। उस शाम रिया बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। घर में कोहराम सा मच गया था। डॉक्टर के जाने के बाद प्रभा जी ने विवेक से पूछ ही लिया था, क्या चल रहा है सब? क्या हुआ है रिया को? कोई मुझे बताएगा? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा मैं माँ? ये कहकर रोने लगा था विवेक। बेटा रो मत, मुझे बता। माँ, रिया की दोनों किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किडनी प्रत्यारोपण करना होगा। सुनकर चक्कर आ गया था प्रभा जी को। कोई भी सोच नहीं सकता था 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब क्या होगा विवेक? तुम चिंता मत करो, डोनर ढूंढ रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं हूं ना, मैं अपनी किडनी दे दूंगा। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया। रात में जब मोना प्रभा जी के पास दूध लेकर आई, उन्हें चिंता में डूबा हुआ ही पाया। माँ, सोई तो नहीं? दूध लाई थी आपके लिए, लाइए पहले आपके पैर दबा दूँ। अरे नहीं मोना, ठीक हूँ मैं, बस रिया और विवेक का सोच सोच कर परेशान हूँ। हाँ माँ, आप ही सोचिए, क्या उम्र है हमारी रिया की। और विवेक, उसे तो कोई खतरा नहीं होगा ऑपरेशन के बाद, सब सामान्य ही रहेगा ना? ऑपरेशन तो रिस्की ही है माँ, और सामान्य तो क्या होगा पाएगी जिंदगी। मैंने तो कहा भी मैं दे देती हूँ किडनी, तुम्हारे रहना हम सब के लिए ज़रूरी है। तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा? तुम पर ही तो सब जिम्मेदारियाँ है, मेरा क्या है? अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ के बिना बच्चे पलते हैं क्या? अब दोनों माँ बेटे एक जैसा सोचते हैं। इतना कहकर मोना रो पड़ी। प्रभा जी भावनाओं के उद्वेग में आकर बोल पड़ी, न न, रोते नहीं, मेरी किडनी दे देना मेरी पोती को।
इस उम्र में मैं और जी कर क्या करूँगी? मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। वैसे आपकी किडनी मैच हो गई है रिया से। मतलब हो ही जाएगी, आखिर आप दादी है उसकी। उसकी आवाज़ में सकपहाहट को प्रभा जी ने भी महसूस किया था, परंतु ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहकर वो आगे बोली, परंतु इस उम्र में आपके ऑपरेशन मान्य नहीं है, और होता तो विवेक तैयार नहीं होते। आपका शरीर नहीं झेल पाएगा ये ऑपरेशन माँ। हाँ, अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो। इतना कहकर वो चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद मोना चली गई। प्रभा जी अब उनके यहाँ आने का कारण जान चुकी थी। प्रतिदिन सुबह विवेक के पीछे जाने वाले उस प्रश्न का कारण भी जान गई थी। माँ, कुछ तकलीफ हो रही है? तबीयत तो ठीक है ना? प्रभा जी सोचती, बेटा कितनी चिंता करता है, परंतु बेटा तो माँ की तबीयत बिगड़ने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन पहले ही विवेक ने उसका फुल बॉडी चेकअप करवाया था। अब पता चला वह चेकअप क्यों करवाया गया था। शायद उसी में पता चला होगा कि प्रभा जी की किडनी रिया को दी जा सकती है। अपनी पोती के लिए कुछ भी करने को प्रभा जी सहर्ष तैयार थी, परंतु अपनी पुत्र के व्यवहार ने उन्हें आहत कर दिया था। रिया के लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखते ही पूरे परिवार के साथ स्वयं प्रभा जी अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगी थी। हर सुबह उन्हें सही सलामत देखकर घर के लोगों के चेहरे पर आई मायूसी प्रभा जी को भी मायूस कर जाती थी। माधवी भी कई चक्कर लगा चुकी थी। ढके छुपे शब्दों में उसे जल्दी ही मृत्यु को गले लगाने का सुझाव भी दे चुकी थी। अब मरना तो प्रभा जी भी चाहती थी, परंतु इन सांसों पर क्या अपनी मर्जी चलती है? आंसू जो निकलते नहीं उन्हें पोंछूं कैसे? दर्द जो दिखाता नहीं उसे बताऊं कैसे? जीने की चाह तो मुझे अब बची ही नहीं, पर सांस तो रुकती ही नहीं, उसे रोकूं कैसे? माँ, अभी तक यही खड़ी हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माफ करना बेटा, तबीयत ठीक है अभी भी मेरी। माँ, अब तू जा, थोड़ा सोऊंगी। क्या बात कर रही हो माँ? शाम में सोना चाहती हो, फिर रात में क्या करोगी? पता नहीं रात देख भी पाऊंगी या नहीं। माँ, मैं भैया को बुलाती हूँ। नहीं, थोड़ा सोऊंगी तो ठीक। चल जा। ठीक है माँ, तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। लाख चाहने पर भी माधवी अपने आवाज़ में प्रसन्नता के फूट को छुपा नहीं पा रही थी। बाहर निकलकर अपने भाई के साथ कानफूसी में लग गई थी, परंतु वो कानफूसी भी इतनी तेज थी कि प्रभा जी के सुप्त होते कानों में भी सुन लिया था। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है अब ज़्यादा समय नहीं है। चुप कर माधवी, 6 महीने पहले भी तूने यही कहा था। तेरे कहने पे ही हम यहाँ आए थे। अरे भैया नहीं, अब कुछ समय तो लगेगा ही, पर इस बार पक्का है। माधवी, 3 दिन पहले भी यही कहा था तुमने। मोना भी आ गई थी। नहीं भाभी, वही तो कह रही हूँ। माँ आज बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। आज की रात तो। माधवी, मेरी बहन, खुशी से चीख पड़ा था विवेक। चुप भी करो विवेक, तुम भी थोड़ा धीरे बोलो। माधवी, भैया रिया के ऑपरेशन के बाद अपना वादा याद है ना आपको? हाँ भाई, याद है मुझे। घर का सौदा तो वीरेंद्र जी ही करा रहे हैं। तेरे ही पति है ना वो, फिर तेरा हिस्सा कहाँ जा रहा है? क्या भैया? आज नरेश जी द्वारा सुनाई कहानी याद आ रही थी प्रभा जी को। कुछ लोग चाहते थे कि एक पेड़ सूख जाए, उन्हें उस पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, परंतु वे उसे काट तभी सकते थे जब वो सूख जाए। उन्होंने आपस में कुछ सलाह की और झुंड बनाकर रोज उस पेड़ को गालियां देने लगे। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा और आखिरकार पूरी तरह सूख गया। स्वयं को अवांछित पाने जाने का एहसास कितना भयानक होता है, यह प्रभा जी अच्छी तरह जान गई थी। लेटे लेटे ही प्रभा जी खिड़की की तरफ ताकने लगी थी। चांदनी रात में पेड़ साफ दिख रहा था। ठहरा हुआ पतझड़, उस पर ठहरी हुई प्रभा जी की आंखें, और फिर अंततः ठहर गई थी उनकी सांसें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।